आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पीएम मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। हरसिमरत कौर ने कृषि से जुड़े बिल के विरोध में कल इस्तीफा दिया था, जिनके इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने उनके विभाग का काम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ही दे दिया। जिन सदस्यों ने समर्थन किया मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बटमालू इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान जवानों पर भारी पथराव और गोलाबारी भी हुई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। गोलीबारी और पत्थरबाजी के बीच हमारी टीम भी वहां डटी रही, जो कि खतरे से खाली नहीं था। चारों तरफ से पथराव हो रहा था। मुठभेड़ वाली जगह पर जब फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची तो कुछ लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से हर तरफ से अभी पत्थर आ रहे हैं और यहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ सिचुएशन को डील करने के लिए लगी हुई है और ये गाड़ी जो है ये बीच में आई है। अलग अलग गलियों से लोगों को जवानों पर पत्थर बरसाते हुए देखा गया। मुठभेड़ में रुकावट डालकर आतंकियों को भगाने की कोशिश भी की गई। पत्थरबाजी लगातार हो रही है और हर तरफ से धमाके हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टीयर स्मोक शेलिंग जो हुई बहुत ज्यादा जो है वो की जा रही है, क्योंकि दोनों साइड से जो है यहाँ के पुलिस और सीआरपीएफ पे हमला किया गया। सामने आए एक वीडियो में पत्थर बरसा रहा एक लड़का सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ा दिखा। ये मुठभेड़ देर रात करीब 2:30 बजे शुरू हुई, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जिस मकान में आतंकी छिपे हुए थे उसे भी घेर लिया गया। हालांकि आतंकियों की गोलीबारी में 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मुठभेड़ श्रीनगर में बटमालू के फिरदौसाबाद इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बल पर कई घंटे तक पत्थर और ईंटें भी बरसाई गईं। ईंटें बरसाई जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं लगातार, और सिचुएशन को काबू करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। और यहाँ से यहाँ जितने भी गली कोचे हैं आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। हमले के बावजूद जवानों ने वहां छिपे 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं, तीनों ही साउथ कश्मीर के हैं और तीनों से हथियार पकड़े गए हैं। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग की चपेट में आने से एक महिला की भी मौत हो गई, जिसका शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि महिला का आतंकियों से कोई संबंध नहीं था। यूपी के कानपुर में महिला ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी नशे में था और काफी देर से उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने बीच सड़क पर उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। सड़क पर आदमी को पिटता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और जब मारपीट की वजह पता चली तो वहां मौजूद लोगों ने भी उसकी धुनाई शुरू कर दी। कोई उस पर थप्पड़ बरसाता दिखा तो कोई उसके हाथ मरोड़ता नजर आया। यही नहीं, मारपीट कर रहे लोगों ने उससे महिला के पैर छूकर माफी भी मंगवाई। लेकिन लोगों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। इस बीच वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस बीच वो आदमी हाथ जोड़कर महिला से माफी मांगता रहा। इसी तरह वहां पहुंचा एक दूसरा आदमी भी उस पर अपना गुस्सा निकालता दिखा, जबकि वो आदमी हाथ जोड़कर बार बार अपनी गलती मानता रहा और उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। इस बीच वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। चीन के सिचुआन प्रांत से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पहाड़ खिसकने से लोग दहशत में आ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां से कुछ लोग अपनी गाड़ियों में गुजर रहे थे और तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते खिसककर नीचे गिराया। बड़े बड़े पत्थरों के साथ पहाड़ से गिरा मलबा कुछ ही सेकंड में बीच सड़क पर बिखर गया, जिसकी वजह से वहां का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। कुदरत के इस कहर को देख पास मौजूद लोग दहशत से भर गए। सड़क पर मलबा गिरने से उसके दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गईं। इस हादसे में आसपास के कई मकानों और दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। रियाज चक्रवर्ती के भाई शोभिक और ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी की कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि शोभिक और अनुज केशवानी के बीच व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स का सौदा हुआ। इस चैट में अनुज ने गांजे की एक फोटो पहले शोभिक को भेजी। इसके बाद यह भी बताया कि फोटो में एक छोटी कली ही है, लेकिन जो माल शोभिक को मिलेगा उसमें बड़ी कली होगी।
शोविक ने इस बातचीत में यह भी कहा कि माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार दिए गए माल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। चैट में अनुज ने शोविक को माल की अच्छी क्वालिटी होने का भरोसा दिया। फिर इसी बातचीत में दोनों के बीच गांजे की डिलीवरी का समय तय हुआ। जीएसटी के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। संसद परिसर में बनी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इसमें इन सांसदों ने सरकार से राज्यों को बकाया जीएसटी देने की मांग की। झारखंड के चाईबासा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। इस तेज रफ्तार मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि टक्कर की वजह से मालगाड़ी के इंजन को भी काफी नुकसान पहुंचा। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। इसमें मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया। रकुल प्रीत ने रिया चक्रवर्ती केस में अपना नाम आने के बाद मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट के कानून पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने सरकारी नौकरियों में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के कानून का विरोध किया और फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर इसे अन्याय करार दिया और सरकार से लोगों की बात सुनने की अपील की। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार पर्यटकों के लिए रात में रहने की सुविधा शुरू होगी। कोरोना की वजह से परेशान कारोबारियों को राहत देने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने यह फैसला लिया। यही नहीं, वहां इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी किया जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा। गेस्ट हाउसेस में सफिशिएंट ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी और ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम तय कर दिए। अब आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए राज्य की निजी लैब 1600 रुपए लेंगी। साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट अब सिर्फ 900 रुपए में ही होगा। प्रदेश में कोरोना जांच के लिए 4 गुना दाम वसूले जाने की शिकायत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कुछ बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें नागालैंड की इन बच्चियों ने गाना गाकर पीएम को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद पीएम ने इनका शुक्रिया अदा किया। यूपी के कानपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में कुछ बदमाशों ने कारोबारी को उसके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश कारोबारी को मारने के लिए तमंचा लेकर उसकी तरफ दौड़ता दिखा, लेकिन कारोबारी तक पहुंचने से पहले वहां मौजूद एक आदमी ने उसे रास्ते में रोक लिया, जिससे खफा होकर बदमाश ने उस आदमी पर तमंचा तान दिया। इस बीच वो आदमी बार बार उसे आगे बढ़ने से रोकता और उसे समझाने की कोशिश करता रहा। यही नहीं, वहां मौजूद एक बुजुर्ग भी हाथ जोड़कर बदमाश को समझाने की कोशिश करते दिखे। पहले इसको मारने के लिए चले, इस पे लगा दिया, तुरंत फायर करी। जैसे ही हम बचाने चले, तुरंत ही सारे लोग उग्र होकर हम लोगों के ऊपर भी हमलावर हो गए। काफी मशक्कत के बाद तमंचे वाला बदमाश शांत हो गया, लेकिन तभी उसका एक दूसरा साथी हाथ में तलवार लेकर वहां पहुंच गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद लोगों को डराना और धमकाना शुरू किया। डर के मारे कुछ लोगों ने वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। हालांकि थोड़ी देर तक तलवार लहराने के बाद वो बदमाश भी वहां से चला गया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और संविदा पर नौकरी के प्रस्ताव पर जारी हंगामे के बीच प्रयागराज में सड़कों पर उतरे लोग हिंसक हो गए। इस प्रस्ताव में क्लास 2 और क्लास 3 की नौकरियों में 5 साल तक कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का सुझाव दिया गया है, जिस पर कई संगठन भड़के हुए हैं। प्रयागराज में तो इसके खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारी इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने उस पर पथराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज की एक बस को भी निशाना बनाया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस की तरफ से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सड़कों पर उतरे लोगों ने बेरोजगारी और संविदा नौकरी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर भी हमला बोला। जो इन्होंने संविदा जैसा काला कानून यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना बना रहे हैं, उसके विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों के प्रस्ताव का विरोध बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी सरकार ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच पीओके में भी चीन और पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के खुश करने के लिए इमरान सरकार जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसका ऐलान करने के लिए खुद इमरान खान वहां का दौरा कर सकते हैं। न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान करने के साथ ही वहां चुनाव करवाए जाने का भी ऐलान हो सकता है।
पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन ने पीओके के गिलगित इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान को ये बता चुका है कि इस इलाके पर उसका कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान के नागौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस के पसीने छूट गए। बताया गया कि ट्रक के कंटेनर में अवैध शराब के होने की खबर मिलने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस को उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर रुकने के बजाय ट्रक को भगाता चला गया। उसे रोकने के लिए कई तरकीबें भी लगाई गई। रास्ते पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े डाले गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। हालांकि पत्थर के टुकड़ों से बचने की कोशिश में ट्रक पलटने से बच गया। इसके बाद भी वो हॉर्न बजाता हुआ ट्रक को भगाता रहा। वहीं पुलिस की कई गाड़ियां उसका पीछा करती नजर आईं। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस को करीब 100 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा, तब जाकर वो पुलिस के हत्थे चढ़ सका। जम्मू कश्मीर में सेना की मुस्तैदी ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के समय 42 किलो विस्फोटक बरामद किया। सेना ने विस्फोटकों के 416 पैकेट के अलावा एक पानी की टंकी से 50 डेटोनेटर बरामद किए। जिस जगह से विस्फोटक बरामद किए गए उससे कुछ ही दूरी पर ही पिछले साल बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। दो दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा के हालात की जानकारी ली। वो एलओसी के करीब तैनात जवानों से भी मिले। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवानों के हौसले को सराहा। उन्होंने एलओसी पर सर्दियों के लिए सैनिकों के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। सेना प्रमुख ने जवानों और अधिकारियों से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। तो जम्मू कश्मीर दौरे पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे पहुंचे और उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। इस बीच 52 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को हमारे सैनिकों ने नाकाम कर दिया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सेना प्रमुख ने वहां का दौरा किया है एलओसी का और जवानों का हौसला बढ़ाया है, क्योंकि लगातार एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है और इस बीच बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में मूसलाधार बारिश ने एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वहां के अराहुआ राज्य में जीवन देने वाली एल लिमोन नदी ने ही विकराल रूप ले लिया। सड़क पर मिट्टी और कूड़े से भरे गंदे पानी का सैलाब आ गया। नदी के जोरदार बहाव को देखकर लगा कि आज कुछ नहीं बचेगा। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां बह गईं। लोहे के भारी भरकम गेट भी पानी के आगे टिक नहीं पाए। पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। सामने आई तस्वीरों में तो एक जगह लोग जान बचाने के लिए एक घर की बाउंड्री वॉल पर चढ़े नजर आए, मगर तब भी कुछ लोग जान बचाकर भागने के बजाय वीडियो बनाते दिखे। घंटों तक तांडव करने के बाद नदी का पानी तो सूख गया, लेकिन अपने पीछे कूड़ा, कीचड़ और मलबे का ढेर छोड़ गया। लाखों की गाड़ियां कीचड़ में सनी हुई दिखी। घर तो दलदल बने नजर आए। टॉयलेट में कमोड भी कीचड़ से घिरा दिखा। नौबत यह आ गई कि गलियां साफ करने के लिए लोगों को भी फावड़ा चलाना पड़ा। चीन ने भारत को एक बार फिर गीदड़ धमकी दी। लद्दाख में जारी तनातनी के बीच चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए एक बार फिर भारत को गीदड़ धमकी दी, जिसमें उसने कहा कि चीन की सेना भारतीय सेना के खिलाफ कभी भी काउंटर अटैक कर सकती है। हरियाणा के रेवाड़ी से सेना के कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपी सोशल मीडिया के जरिए सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एबी डिविलियर्स का मेकअप करते दिख रहे हैं। संसद में कृषि सुधार विधेयकों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल के इस्तीफे के बीच पीएम मोदी ने किसानों से भ्रमित नहीं होने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना से ठीक होने के बाद डॉक्टरों की सलाह से प्लाज्मा दान करने का ऐलान किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,432 मरीज सामने आए, जबकि पूरे राज्य में एक दिन में 38 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर कोरिया अगले महीने जिस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है उसकी जानकारी सामने आ गई।
किम जोंग उन ने जनवरी में ही कह दिया था कि अब कोई भी समझौता उनके परमाणु कार्यक्रम के रास्ते में नहीं आएगा। और उसी वक्त उन्होंने एक बड़ा हथियार अपनी सेना के सुपुर्द जल्द करने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि किम जोंग उन की पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह हथियार दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। यह दिन 10 अक्टूबर होगा, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए यह हथियार एक पहेली बना हुआ है। दक्षिण कोरिया की सेना के एक बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की एक वेबसाइट को इस हथियार से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने बताया किम जोंग उन इस बार सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल का टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी मिसाइलों को SLBM कहा जाता है। ऐसी मिसाइल समुद्र की गहराई में रहने वाली सबमरीन से छोड़ी जा सकती हैं। पानी के नीचे से छोड़े जाने के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। खास बात यह कि जिस मिसाइल का टेस्ट किम करने वाले हैं वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगी। इस तरह की एक मिसाइल उत्तर कोरिया के पास पहले भी है, लेकिन नई मिसाइल पहले से ज्यादा आधुनिक होगी। इसकी रेंज पुरानी मिसाइल से कहीं ज्यादा होगी। हालांकि उत्तर कोरिया और खुद किम जोंग उन अभी इस तरह की खबरों पर खामोश हैं। लद्दाख में LAC के करीब इस बार सेना 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। एक और चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सैन्य साजो सामान की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है। दूसरी ओर सेना के T-90 टैंकों और भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों को सड़क के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना के साथ ही सरहद पर सड़क बनाने का जिम्मा संभालने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके पूरे इंतजाम कर लिए हैं कि सर्दियों में बर्फबारी शुरू होने के बाद भी बर्फ से लदी सड़कों पर सेना के काफिले को आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली करीब 323 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे DSDBO के नाम से जाना जाता है, उस पर बने पुलों को T-90 टैंकों के वजन सहने के लिए मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलों को मजबूती मिलने पर T-90 टैंक चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसानी से LAC के करीब तक पहुंच जाएंगे। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाला अटल टनल बनकर तैयार हो गया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बताई जा रही है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। कहा जा रहा है कि चाहे पहाड़ियां बर्फ से लदी हों या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, किसी भी मौसम में यह सुरंग बिना रुके सेना की सीमा तक पहुंच को आसान बना देगी। ये जो है अटल टनल रोहतांग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब से कुछ समय के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इस टनल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करती है। कि वर्ल्ड में इतनी लंबी टनल जो है लॉन्गेस्ट टनल है ये, और इसको बनाने में हमको 10 साल लगा और इसकी लागत करीब 3200 करोड़ की लागत से आई है। खबर है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक प्रधानमंत्री इस टनल का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके बाद ये टनल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज 18 के सचिन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 साल में तैयार हुए इस टनल को बनाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा टनल बताया जा रहा है। इस टनल के शुरू हो जाने से सेना की सीमा तक पहुंच तो आसान हो ही जाएगी, साथ ही हिमाचल के मनाली से लेह की दूरी भी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अभी खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से रोहतांग दर्रे को कई महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इससे हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले से लद्दाख का संपर्क भी टूट जाता है, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद किसी भी मौसम में रोहतांग से लेह आसानी से पहुंचा जा सकेगा। चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। LAC पर पटखनी खाने से बौखलाए चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सेना भारतीय सेना के खिलाफ कभी भी बड़ा जवाबी हमला कर सकती है। यही नहीं, अखबार ने यह भी लिखा है कि भविष्य में भारतीय सेना के नए उकसावे पर चीनी सेना चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी सांसद अशोक गस्ती की कोरोना से मौत हो गई। कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 2 सितंबर को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां तैयार करने में जुटे कारीगर काम नहीं मिलने से परेशान हैं। कोरोना की वजह से इस बार विदेश से भी मूर्तियों के ऑर्डर नहीं मिले। साथ ही कोलकाता में भी नवरात्र पर ऐसे आयोजन कम है। ऐसे में इन कारीगरों की मुश्किल और बढ़ गई है। मूर्ति छोटा हो रहा है, बड़े मूर्ति का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। हम लोग का कोई 8 फुट 9 फुट के ज्यादा से मूर्ति नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पूंछ के मेढर और बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया।
फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG के खिलाड़ी नेमार पर 2 मैचों का बैन लगा दिया गया क्योंकि उन पर विपक्षी टीम के खिलाड़ी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। सुशांत सिंह पर आरजेडी विधायक के बयान पर घमासान छिड़ गया। सुशांत सिंह राजपूत पर आरजेडी विधायक के विवादास्पद बयान पर घमासान छिड़ गया। सहरसा में एक कार्यक्रम में पहुंचे आरजेडी विधायक अरुण यादव ने उनकी मौत पर बात करते हुए यह बयान दिया। हम तो कहते हैं राजपूत में था पहले, महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध कर मर सकता है पहले। जिसके बाद जेडीयू ने मांग की कि अरुण यादव अपने बयान के लिए माफी मांगे। उन्हें बिहार की जनता से और सुशांत सिंह राजपूत को जाने वाले लोगों से अविलंब माफी मांगे। न्यूज 18 के ब्रजेश कुमार सिंह के एक लेख को प्रधानमंत्री मोदी ने रीट्वीट किया। ये लेख उनके मणिनगर में विधायक रहने के दौरान किए गए विकास के कामों से जुड़ा था। प्रधानमंत्री ने इन विकास के कामों का श्रेय भी जनता को दिया क्योंकि वो बड़ी संख्या में इसमें भागीदार बने। कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने श्रीनगर में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जबरन परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया और कोरोना संकट में ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 302 रन बनाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 गेंद बाकी रहते ही 305 रन बनाकर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। अमेरिका में आए ताकतवर तूफान सैली ने कई शहरों में जमकर तबाही मचाई। फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट शहर की तो तूफान ने शक्ल ही बिगाड़ दी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान एलाबामा को उठाना पड़ा, क्योंकि तूफान के गुजरने के बाद शहर का मंजर डरा देने वाला दिखाई दिया। सैली तूफान की वजह से वहां 165 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दिया। तूफान की चपेट में आने से कई घर तबाह हो गए। तूफान की ताकत का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें तूफानी हवाओं ने नदी में चलने वाले इस यॉट को जमीन पर ला दिया। इस ताकतवर तूफान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तूफानी हवाएं सब कुछ तबाह करने पर उतारू दिखी। नदी में मौजूद एक नाव जोर जोर से हिलती रही। देखने से ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल नदी में समा जाएगी। एलाबामा शहर की ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में पूरा शहर पानी में डूबा दिखाई दिया। कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। अमेरिकी शहर गल्फ कोस्ट से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में तूफान की चपेट में आकर भारी भरकम पेड़ जमीन पर गिरता दिखा। इसी तरह कई दूसरे पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। तूफान की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। दिल्ली पानीपत हाईवे पर बहालगढ़ के पास आम आदमी पार्टी के नेता निशांत तंवर का एक गाड़ी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। निशांत तंवर की मौत ऐसे वक्त में हुई जब 12 सितंबर को उन पर दिल्ली कैंट से कांग्रेस पार्षद संदीप तंवर से मारपीट का आरोप लगा था, जिसका अब एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिल्ली के नारायणा के वार्ड 2 के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष निशांत तंवर कांग्रेस पार्षद संदीप तंवर के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। ये घटना 12 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्षद ने इस मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया था। इस बात को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि आम आदमी पार्टी के नेता निशांत तंवर की मौत हो गई। दिल्ली पानीपत हाईवे पर बहालगढ़ के पास एक गाड़ी में उनका शव बरामद हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि वो मारपीट मामले में पुलिस में केस दर्ज होने से काफी परेशान थे। पुलिस शुरुआती जांच में इस मामले को खुदकुशी की तरह देख रही है। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के बीच ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि फिल्म छिछोरे की रिलीज से पहले सुशांत के फार्म हाउस पर 28 मार्च 2019 को एक पार्टी हुई। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि यह पार्टी सुशांत के पावना फार्म हाउस पर हुई, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। सुशांत के बैंक खातों से जुड़े जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनमें भी इस पार्टी का जिक्र है। बताया जा रहा है कि 28 मार्च 2019 को हुई इस पार्टी के लिए ये सुशांत के बैंक खाते से 40,000 रुपए खर्च हुए थे। ऐसी खबरें हैं कि एनसीबी को इसी पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल की चौंकाने वाली जानकारी मिली है और कहा जा रहा है कि रिया और दीपेश सावंत ने खुद पूछताछ में ये आरोप कबूल किए हैं। यही नहीं, खबरें तो यहां तक की हैं कि इस पार्टी में एक बड़ी अभिनेत्री भी शामिल हुई, जिनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एनसीबी ने इस पार्टी से जुड़े पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी कर छोटे परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि नियमों के खिलाफ जाकर चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। यही नहीं, न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि चीन ने पाकिस्तान से साफ कर दिया कि जिस जहाज से ये सामान भेजा जाएगा वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर ना रुके।
थाईलैंड के नखोमपथोम इलाके में खेतों के कीड़ों को खत्म करने के लिए बतखों की मदद ली गई। इन बतखों का इस्तेमाल धान के खेतों में उन कीड़ों को मारने के लिए किया गया जिनकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचता है, और इस काम में बतख कारगर साबित हुई। नखोमपथोम शहर से सामने आई एक तस्वीर में धान के खेत में करीब 10,000 बतखों का एक झुंड नजर आया, जिन्हें कीड़ों को खत्म करने के लिए खास तौर पर लाया गया था। बतख न केवल वहां कीड़े मकोड़ों को खाती दिखाई दी, बल्कि उन छिलकों को भी हटाती नजर आई जिनकी वजह से धान को नुकसान होता है। बताया गया कि बतखों से खेत सपाट भी हो जाते हैं, जिससे हल जोतने में किसानों को आसानी होती है। किसानों के साथ बतख पालने वालों को भी इससे फायदा हुआ। खबर है कि खेतों में भेजने से बतख को खाना खिलाने पर आने वाला खर्च भी काफी कम हो गया। จนไม่ต้องขุนอาหารจนโตอย่างนี้มันลดต้นทุนอยู่แล้วครับถ้าสำหรับชาวนาคือ बताया यह भी गया कि बतखों की वजह से खेतों में अलग से केमिकल का छिड़काव करने या खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिहार के गया में सरकारी मदद न मिलने का आरोप लगाते हुए एक गांव के कुछ लोगों ने नदी पर खुद ही पुल तैयार करना शुरू कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि बीते 30 सालों से उस पुल को बनाने का काम अधूरा पड़ा था, जिस वजह से नदी में डूबकर कई जिंदगियां भी खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद गांव वाले आगे आए और उन्होंने खुद ही पैसे जोड़कर पुल बनाना शुरू कर दिया। 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है और बिल्कुल ही 15 किलोमीटर से यात्रा 1 किलोमीटर से मट के रह गई है। कोई सिर पर तसला लेकर सीमेंट का घोल पुल बनाने के लिए ले जाता दिखा, तो कुछ गांव वाले 2 मशीनों की मदद से सीमेंट, बदरपुर और रोड़ी को मशीन में मिलाते नजर आए। सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अधूरे पड़े पुल को जल्द से जल्द बनाने के काम में जुटे दिखाई दिए। कोरोना का केंद्र है चीन के वुहान में 8 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल ये सेवा सिर्फ वुहान और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू की गई। जहां की राजधानी सोल से पहला विमान 60 यात्रियों को लेकर वुहान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विमान के पहुंचते ही वहां बैनर के साथ मौजूद कर्मचारियों ने उसका स्वागत किया। इसके बाद दवा का छिड़काव कर विमान की अच्छे तरीके से सफाई की गई। कई महीनों बाद वहां हवाई अड्डे पर पहले की तरह चहल पहल नजर आई। लोग नियमों का पालन करते हुए यात्रा के लिए टिकट काउंटर से टिकट खरीदते दिखाई दिए। 这条航线呢是我们天河机场恢复的第一条国际客运航线。本月内呢 नियम के तहत सोल से वुहान आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और जो लोग वुहान से सोल के लिए उड़ान भरेंगे उनकी भी कोरोना जांच की जाएगी। यात्री विमानों के अलावा चीन, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच 6 मालवाहक विमानों की उड़ान सेवा भी शुरू हो गई, जिससे सामान को लाने और ले जाने में आ रही दिक्कतें पहले से कम हो सकती हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव में दोबारा लॉकडाउन लगाने के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने पूरे देश में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जो 18 सितंबर से शुरू हो गया। लेकिन लॉकडाउन लागू होने से ठीक एक दिन पहले तेल अवीव शहर में रात के वक्त लोगों ने सड़क पर उतरकर दोबारा लॉकडाउन लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को वहां के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के एक संगठन ने शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना से बचने के लिए प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी। यही नहीं, सरकार का विरोध जताने के चक्कर में प्रदर्शन में शामिल लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। प्रदर्शन कर रहे कई लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लिए नजर आए, जिन पर वहां की बेंयामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। तुर्की से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा वहां के एक बाजार में हुआ, जहां कई लोग खरीदारी में मशगूल थे और पास में ही अपने पिता के साथ एक बच्ची भी खड़ी दिखी। थोड़ी ही देर में वहां तेज रफ्तार में एक बेकाबू कार पहुंची और सड़क किनारे खड़े लोगों से जा भिड़ी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों को टक्कर मारने के बाद वो एक दुकान की कांच की दीवार तोड़कर उसके अंदर घुस गई और वहां खड़े कुछ लोगों को भी उसने कुचल दिया। इस हादसे में सड़क के किनारे खड़ी बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन उसके पिता समेत 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने गाड़ी के नीचे फंसे घायलों को बाहर निकाला। लद्दाख में एलएसी पर भारत के हाथों पटखनी खाने से बौखलाया चीन अब भारत नेपाल सीमा पर साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक चीन भारत नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए नेपाल के संगठनों को पैसे दे रहा है। और खबर यह भी है कि अभी तक चीन नेपाल के कई संगठनों को इस काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक बांट चुका है। यही नहीं, काठमांडू में चीनी दूतावास नेपाल को भारत विरोध अभियानों के लिए उकसा रहा है, ताकि किसी तरह से भारत पर दबाव बनाया जा सके और लद्दाख की जमीन को हड़पा जा सके। राज्यसभा में मास्क नहीं पहनने पर शिवसेना के सांसदों को चेतावनी दी गई। मॉनसून सत्र के सदन में मौजूद सांसदों का पूरा समय मास्क पहनना जरूरी है।
जिसके बारे में सभापति वेंकैया नायडू एक दिन पहले ही सभी सांसदों को बता चुके हैं। लेकिन अगले दिन सदन की कार्यवाही के दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी मास्क उतारकर बोलने लगी। जैसे ही उपसभापति ने उनसे सदन में अपनी बात रखने को कहा, उन्होंने तुरंत अपना मास्क उतार दिया और ये दलील दी कि मास्क की वजह से उनकी आवाज अच्छे तरीके से सुनाई नहीं देगी। जिसके बाद उपसभापति ने उन्हें टोक दिया और सख्ती से कहा कि वो मास्क पहने। सर, मैं इसको साफ कर दूंगी, बट क्लैरिटी वॉइस की दिक्कत होगी। प्रियंका जी, माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कृपया मास्क जी सब लगा ले। इससे पहले सभापति वेंकैया नायडू ने इसी बात के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को भी टोका, जिसके बाद दोनों के बीच कोरोना काल में बदले हुए नियमों पर हल्का फुल्का मजाक भी हुआ, जिस पर सदन में बैठे दूसरे सांसद भी हंस पड़े। बैठ के वेयरिंग द मास्क एंड सिटिंग एंड स्पीकिंग, बैठ के बोलने में मजा नहीं आता संजय भाई। संजय राउत ने मजाक में कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों के पालन में आ रही दिक्कतों का भी जिक्र किया, जिस पर वेंकैया नायडू खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। आदत नहीं है बैठ कर तो वो तो हमेशा है, बचपन से आया आदत, ऐसा कैसा जाएगा, पर फिर भी प्रयास कर। एक दिन पहले कई सांसदों ने मास्क पहनकर बोलने पर दम घुटने की शिकायत की थी, लेकिन सभापति ने इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए उन्हें मास्क उतारकर बोलने से मना कर दिया था। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में लोगों ने पेट्रोल, डीजल और बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ एक रैली निकाली। ये रैली लागोस में वहां के श्रमिकों के संगठन की तरफ से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल लोग अपने हाथों में कई तरह के पोस्टर और तख्तियां पकड़े नजर आए, जिनमें महंगाई कम करने और नौकरी पेशा लोगों का वेतन बढ़ाने जैसी कई मांगे लिखी थी। रैली के दौरान ये लोग जमकर नारे भी लगाते रहे। लोगों के इस मार्च की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगी, लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े रहे, जिस वजह से उनके बीच काफी बहस भी हुई। Life is extremely very difficult, and so you are now having, imposing more hardship on the people of this country. काफी कोशिशों के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस उन्हें गाड़ियों में बिठाकर ले गई। हालांकि इस दौरान भी वो लोग नारेबाजी करते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मंत्री इमरती देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक सभा में राज्य में होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता और सरकार में इतनी पावर है कि हम जो सीट कलेक्टर को कहेंगे वो हमें मिल जाएंगी। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंह में बैठी रहेगी, वो फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर फिर चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। कोरोना की चपेट में आकर मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए गुजरात के सूरत में पूजा पाठ किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में पुजारियों के साथ कई लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने एक साथ मिलकर पूजा पाठ और हवन किया। पितृपक्ष के आखिरी दिन उन लोगों को सामूहिक तौर पर श्रद्धांजलि दी गई जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई। इस दौरान पुजारियों ने लोगों की आत्मा की शांति के लिए मंत्र का पाठ किया। कई लोग भी पुजारियों के साथ मंत्र पढ़ते दिखाई दिए। कोरोना के खतरे को देखते हुए उन्हें एक दूसरे से दूर बैठाया गया था। पूजा खत्म होने तक वो लोग भी वहां मौजूद रहे। बाद में सबने मिलकर हवन भी किया। समस्त ब्राह्मणों ने एक निर्णय लिया है कि भाई हम जितना हो सके उतना भगवान से प्रार्थना करें और उन आत्माओं को सदगति प्राप्त हो। ये लोगों ने आत्माओं की शांति के साथ कोरोना के जल्द खत्म होने की भी प्रार्थना की। मुंबई में पुलिस ने 2 महिलाओं से 9 किलो गांजा बरामद किया। मुंबई पुलिस ने अंधेरी इलाके से 2 महिलाओं के पास से 9 किलो गांजा जब्त किया। बरामद की गई गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लखनऊ पुलिस ने जातिगत सर्वे का ऑडियो बनवाने के आरोप में समन भेजा, जिसमें उनसे 20 सितंबर को थाने आकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। यूपी के वाराणसी जिले में मौजूद पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से आपत्ति नहीं जताने के बाद राज्यपाल ने इस पर मोहर लगा दी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी, जो 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इस बीच सिर्फ जरूरी काम से जुड़े लोग ही बाहर निकल पाएंगे। डिप्टी एनएसए पंकज सरन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पंकज सरन 1982 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। बिहार के किशनगंज में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बन रहा पुल कनकई नदी की तेज बहाव में बह गया। इस घटना के बाद लोगों ने मामले में जांच की मांग की। लद्दाख में न्यूज 18 की टीम उस जगह पर पहुंची जिस जगह का भारतीय फौज अभ्यास के लिए इस्तेमाल करती है। लद्दाख के मुश्किल हालात में भारतीय फौज अब ऐसी ऊंचाई पर कब्जा कर चुकी है जहां से चीन की फौज की चौकियां साफ दिखाई देती हैं। इसीलिए भारतीय सेना के पराक्रम से चीन की सेना बौखलाई हुई है।
न्यूज 18 की टीम उस फायरिंग रेंज तक भी पहुंची जहां भारतीय सैनिक अचूक निशाना लगाने का अभ्यास करते हैं। चीन भी आंख खोल करके देख ले कि क्या उनकी हालत होगी। भारतीय सैनिकों की प्रैक्टिस किस तरह की है, ये उस प्रैक्टिस का उदाहरण है। इस तरीके से दुश्मन का सीना छलनी हो जाता है, सैकड़ों मीटर दूर से भी जब निशाना लगाते हैं भारतीय सैनिक। भारत की फौज कारगिल में हुई जंग से सबक लेते हुए ऊंचाई पर होने का फायदा खूब समझती है। उत्तरी लद्दाख के पहाड़ी इलाकों और मुश्किल हालात में लड़ने और टिके रहने का अनुभव भी भारतीय फौज को चीन से ज्यादा है। इसलिए अभ्यास के लिए भारतीय सैनिकों ने ऊंची जगहों पर मजबूत बंकर भी तैयार किए हैं। आप सामने देखिए, इसी तरीके से डमी बंकर्स बनाए गए हैं सामने, जो कि चाइनीज पोस्ट इसी तरीके से अब भारतीय सैनिकों की निगाह में है। भारतीय सैनिक देख सकते हैं चाइनीज पोस्ट को, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बौखलाया हुआ है चीन। आने वाले महीनों में ठंड यहाँ के हालात और मुश्किल बनाने वाली है, इसीलिए भारतीय फौज ठंड में टिके रहने के लिए भी तैयारी पूरी कर चुकी है। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में 6 महीने से बंद स्कूल दोबारा खुल गए। कोरोना के केस तेजी से घटने के बाद वहां की सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की क्लासों को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद छात्र स्कूलों की तरफ लौटने लगे। राजधानी इस्लामाबाद से सामने आई कुछ तस्वीरों में एक स्कूल के बाहर छात्रों की भारी भीड़ दिखी। वहां छात्रों के साथ ही उनके माता पिता भी नजर आए, जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए पहुंचे। हालांकि कोरोना के खतरे के बीच स्कूल में सभी तरह के एहतियात भी बरते गए। सभी छात्र मुंह पर मास्क लगाकर ही वहां पहुंचे और स्कूल के अंदर घुसने से पहले उनके हाथ सैनिटाइजर से साफ कराए गए। इतना ही नहीं, क्लास में सभी छात्रों को एक दूसरे से फासले पर बिठाया गया ताकि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। महीनों बाद स्कूल पहुंचने पर छात्रों ने भी खुशी जताई। काफी बेहतर लग रहा है, लेकिन उस तरह माहौल नहीं रहा जिस तरह पहले था। वहीं इस्लामाबाद के एक और स्कूल में भी ऐसी ही सख्ती नजर आई, जहां छात्रों को स्कूल में दाखिल कराने से पहले उन्हें सैनिटाइज करने वाले एक टनल से गुजारा गया। स्कूल के गेट पर कई टीचर और दूसरे कर्मचारी तैनात दिखे, जो छात्रों से एक दूसरे से फासला बनाकर चलने की अपील करते नजर आए। बेटा गैप ज्यादा रखें, प्लीज गैप ज्यादा रखें आप। गेट पर ही सभी छात्रों के शरीर का तापमान मापा गया और क्लास के अंदर भी उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठाया गया। केरल के मंत्री केटी जलील के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने कोच्चि में जोरदार प्रदर्शन किया। सोना तस्करी केस में मंत्री पर आरोप लगने के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ईडी की पूछताछ के बाद इस मामले में केटी जलील एनआईए के सामने पेश भी हुए, लेकिन इसी बीच वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही नहीं, केटी जलील के इस्तीफे की मांग कर रहे ये लोग पुलिस से भिड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एनआईए के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की थी। ये देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उनके तेवर और आक्रामक हो गए। कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे, जबकि कुछ लोग तो पुलिस से लड़ने के मूड में नजर आए, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी कड़े तेवर दिखाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खींच कर अपनी गाड़ी में बिठाने लगे। यही नहीं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। थाईलैंड में लोगों को जमीन पर रहते हुए हवाई सफर का एहसास कराने के लिए एक अनोखा कैफे खोला गया। इसके लिए वहां थाई एयरवेज के एक पुराने विमान के अंदर ही कैफे बना दिया गया, जिसमें कुछ वक्त पहले तक लोग सफर किया करते थे, लेकिन अब उसके अंदर खाना खाकर हवाई उड़ान जैसा अनुभव कर रहे हैं। थाईलैंड के चौनबुरी प्रांत में बने इस कैफे में विमान की बिजनेस क्लास सीटों से लेकर मेन्यू तक में खाने के वही आइटम दिखे जो हवाई जहाज में परोसे जाते हैं। पायलट जिस कॉकपिट में बैठकर विमान उड़ाता है, उसे भी लोगों के लिए खोल दिया गया, यानी पूरी तरह से हवाई सफर का एहसास कराने की कोशिश। कैफे में कोरोना काल में सभी जरूरी इंतजाम भी दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 लोगों की सीट पर सिर्फ 1 और 3 लोगों की सीट पर बीच की सीट छोड़कर बैठने का नियम बनाया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए एक अस्पताल के कुछ सुरक्षा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट में अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें कम वेतन दिया गया, जिसके विरोध में वो अपना काम छोड़कर अस्पताल अधीक्षक के दफ्तर के बाहर जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने एक साथ हाथ उठाकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और वेतन बढ़ाने की मांग की। विरोध के लिए उतरे सुरक्षा कर्मियों में एक महिला की हालत बिगड़ गई। ऐसे में उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर उसे देखने वहां नहीं पहुंचा। हालांकि दूसरे सुरक्षा कर्मी लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा। बिहार के भोजपुर जिले में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के कार्यक्रम में कोरोना के नियमों की जमकर अनदेखी की गई। पप्पू यादव वहां अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने और अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंचे, लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों की अनदेखी की गई। पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। खुद पप्पू यादव ने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में जुटी भीड़ से भी किसी को डर नहीं लगा।
मंच पर नेता इस तरह एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखाई दिए जैसे कोरोना से उन्हें कोई खतरा न हो। हद तो तब हो गई जब पप्पू यादव मंच से ही झुककर लोगों से हाथ मिलाते नजर आए। कार्यक्रम के समर्थन में जुटे लोगों ने भी अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा। भीड़ तो सैकड़ों की जुटी, लेकिन मास्क केवल 2-4 लोगों के ही चेहरे पर दिखाई दिए। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 2018 में जंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग की रणनीति भी तैयार कर चुके थे। यह दावा अमेरिका के मशहूर पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब में किया और यहां तक लिखा कि अमेरिका ने जंग में इस्तेमाल करने के लिए 18 परमाणु बम तैयार रखे हुए थे। ऐसी कई मिसाइल तैनात कर दी गई थीं जिनकी पहुंच उत्तर कोरिया तक हो। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी आर पार की जंग के लिए पूरी तरह तैयार था। मतलब यह कि अगर जंग होती तो दोनों देशों में ऐसी तबाही होती जो पहले कभी न हुई हो। 2018 में ही डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात भी हुई थी। बॉब वुडवर्ड ने किताब में इससे जुड़ी जो भी बातें लिखी हैं उनका आधार ट्रंप से हुई बातचीत को बताया है। 2018 में ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए थे जो उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए हों, लेकिन दावा यह है कि यह मुलाकात जंग टालने के लिए जरूरी थी और इसी मुलाकात के कारण दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ पिघलनी शुरू हुई। जंग के हालात दोनों देशों के बीच तब बने थे जब किम जोंग उन मिसाइलों के ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहे थे, बल्कि 2017 खत्म होते होते उन्होंने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया था जिसकी जद में पूरा अमेरिका था। जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका ने भी एक मिसाइल केवल चेतावनी के लिए उत्तर कोरिया की तरफ छोड़ी। ये मिसाइल सीधा उत्तर कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग की जगह पर जा रही थी, लेकिन इसे जापान सागर में गिरा दिया गया था। गुजरात के बनासकांठा में गांव वालों ने खुद ही बाढ़ से बर्बाद हुई नहर की मरम्मत का बीड़ा उठा लिया। बताया गया कि गांव वालों ने बार बार प्रशासन से नहर की मरम्मत करवाने की फरियाद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर वो खुद ही कुदाल लेकर नहर ठीक करने में जुटे। कुछ किसान एक खाली मैदान पर कुदाल से मिट्टी हटाते दिखाई दिए तो कुछ ट्रैक्टर की मदद से काम में जुटे हुए नजर आए। प्रशासन की अनदेखी झेलने के बाद ये लोग मिल बांट कर काम करते नजर आए। नहर की मरम्मत में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के साकेत में मौजूद मैक्स अस्पताल में 86 साल की एक बुजुर्ग ने अपने अंग दान करके 2 जिंदगियां बचा ली। ऐसा करने से वो बुजुर्ग देश की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में अंग दान किए और अपनी किडनी और लिवर 2 लोगों को दान करके उन्हें मौत के कुएं से बाहर निकाल लिया। मैक्स अस्पताल में किडनी के काम न करने की समस्या से परेशान होकर भर्ती हुए 40 साल के एक मरीज को उस बुजुर्ग की किडनी ट्रांसप्लांट की गई, जिसके बाद वो ठीक दिखा। मेरे को बता रही है कि सब कुछ परफेक्ट है, तो हमें एज फैक्टर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हालांकि महिला की उम्र जानकर पहले तो मरीज के परिवार वाले हैरान रह गए थे, लेकिन सर्जरी के बाद उसे ठीक देखकर वो काफी खुश नजर आए। साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर ने भी भरोसा दिया कि महिला के अंगों की जांच करने के बाद ही ऑपरेशन किया गया। किडनी ठीक लगा, एक्सेप्ट किडनी में डाइन सिस्ट थी, लिवर देखने में ठीक लगा, तो हम लोग को लगा कि हम लोग इनके आर्गन ले सकते हैं। बताया गया कि जिस महिला के अंग लिए गए उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, जो उसकी मौत की वजह बना। कोरोना काल में कई तरह की पाबंदियों से गुजर रहा भारतीय रेलवे यात्रियों पर यूजर चार्ज लगाने की तैयारी में जुट गया है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने यात्रियों से यूजर चार्ज वसूलने की खबरों को सही माना है। इस फैसले के तहत जिन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है या आने वाले समय में जिन स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है, उन स्टेशनों को इस फैसले के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे स्टेशनों की संख्या 1000 से ज्यादा बताई जा रही है जहां पहुंचने वाले यात्रियों को यूजर चार्ज भरना पड़ सकता है। हालांकि यूजर चार्ज कितना होगा और ये कैसे वसूला जाएगा उस पर अभी रेलवे ने कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि रेलवे की तरफ से इस पर जल्द ऐलान किया जा सकता है। यूजर चार्ज का जो एक अमाउंट होगा वो बिल्कुल ही अफोर्डेबल होगा, लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि अगर हमको वर्ल्ड क्लास सुविधा सबको प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए वो यूजर चार्ज जरूरी है। गुजरात के राजकोट में अस्पताल के कर्मचारियों का एक कोरोना पीड़ित मरीज को पीटने का वीडियो सामने आया। अस्पताल में जिस मरीज को पीटा गया उसकी बाद में मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिवार ने आरोप लगाया कि इस पिटाई के बाद ही उसकी मौत हुई। वायरल हुए वीडियो में पीपी किट पहने 3 से 4 स्वास्थ्यकर्मी जमीन पर गिरे मरीज को चारों तरफ से जकड़े नजर आए, जिनमें एक आदमी उस मरीज को थप्पड़ मारता दिखा। इतना ही नहीं, उन सभी लोगों ने उस मरीज को हाथ पैरों हर तरफ से कसकर पकड़ा हुआ था। पास में ही कई सुरक्षाकर्मी भी खड़े दिखे। वो मरीज बार बार कुछ बोलता दिखाई दिया, जिस पर पहले तो स्वास्थ्यकर्मी ने उससे शांत होने के लिए कहा, फिर उस पर लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए।
हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने मामले में सफाई देते हुए बताया कि मरीज मानसिक रूप से बीमार था और अस्पताल में हंगामा कर रहा था, इसलिए उस पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मियों की मदद लेनी पड़ी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर से 2 साल से फरार बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक यूपी के गौतम बुद्ध नगर में हरीश कुमार नाम के एक बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर सैकड़ों लोगों से फ्लैट के नाम पर ठगी करने का आरोप है और वो पिछले 2 साल से फरार था। उत्तराखंड के हल्द्वानी से पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा। दोनों उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और उड़ीसा से 54 किलो गांजा लेकर वहां पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। झारखंड के धनबाद में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। इस बीच लोगों ने ट्रक में भी तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 12 लाख के इनामी नक्सली बादल मरकाम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी वहां से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। बाद में वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में लग्जरी बस पलटने से उसमें सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब एक मोड़ पर तेज रफ्तार की वजह से बस पलट गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करने वाले कारीगर ने उन्हीं की तरह दिखने वाले मोम का एक पुतला बनाया। उसने बताया कि 10 किलो मोम और ठीक इतने ही वजन के लोहे से सुशांत का पुतला तैयार किया गया, जिसे बनाने में 1.5 महीने का वक्त लगा। सुशांत सिंह के पुतले को उसने अपने म्यूजियम में रखा। कुर्सी पर एक हाथ रखकर स्टाइल से खड़े सुशांत के पुतले के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी भी खींची। उसका जस्टिस चाहिए, तो इसलिए हम मूर्ति बनाया जस्टिस के लिए। इस कारीगर के म्यूजियम में कई बड़ी हस्तियों की मूर्तियां भी दिखीं, जिन्हें उसी ने मोम से तैयार किया था। उनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, एक्टर अमिताभ बच्चन, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत क्रिकेटर विराट कोहली जैसी शख्सियतों के पुतले शामिल दिखे। वाराणसी के BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने गंगा जल से कोरोना वायरस दूर होने का दावा किया। इस पर एक रिसर्च की गई, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में गंगोत्री से करीब 35 किलोमीटर नीचे गंगनानी में मिलने वाले गंगा जल से कोरोना को खत्म करने के लिए एक स्प्रे तैयार किया गया, जिसके ये लोगों पर ट्रायल के लिए ICMR से इजाजत मांगी जाएगी। ICMR ही देश में किसी भी मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था है। BHU की रिसर्च के मुताबिक लोगों की नाक में स्प्रे को डाला जाएगा, लेकिन उनके इलाज के लिए चलाई जा रही दवाओं से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दावा है कि गंगा किनारे बसे करीब 40 शहरों में कोरोना मरीज कम मिले या उनकी बीमारी को हराने की क्षमता ज्यादा रही। साथ ही यह भी बताया गया कि जो लोग रोजाना गंगा नदी में नहाते हैं या गंगा जल पीते हैं, उनमें बीमारी का असर कम दिखा। बिहार के किशनगंज में एक पुल उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। इस पुल को बनाने में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन जब उद्घाटन का समय आया तो पुल नदी के बहाव में ही बह गया। बताया यह भी गया कि पुल को तय समय से पहले तैयार कर लिया गया था। इस बीच अधिकारी और ठेकेदार पर मिलीभगत के आरोप लगे। अब लोगों ने पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। 1.25 करोड़ की लागत से ये पुल बनी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से 1.25 करोड़ रुपए जनता का जो अभी पानी में बह रहा है। ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात दिख रही है। ये दिखाने की चीज़ है, बताने की चीज़ नहीं है। जब यहाँ पे लोग लाचार हैं, तो बार बार DM से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो फील्ड में नहीं आ रहे हैं। यही हाल भादोनी विधायक का भी है। विधायक और DM दोनों का रवैया एक जैसा है, वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। 10 साल से परेशानी में ये लोग और आज भी परेशान है, तो सरकार से अपील है कि वो अपना विभाग भेजे। दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन की वजह से भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके कलाकारों ने राष्ट्रपति के दफ्तर तक मार्च निकाला। वहां काफी हद तक लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन मनोरंजन के कार्यक्रमों पर अब भी कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में कलाकार राजधानी प्रिटोरिया में राष्ट्रपति के दफ्तर पहुंच गए। हाथों में बैनर लिए कलाकार अपने ही अंदाज में प्रदर्शन करते दिखे। नाचते गाते हुए उन्होंने मांगे उठाई। कभी 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 सोबा, कभी कलाकारों का आरोप है कि कोरोना संकट में सरकार ने उनकी मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, इसलिए वो राहत पैकेज और 70% क्षमता तक उनकी इंडस्ट्री को खोलने जैसी मांगे कर रहे हैं। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब कलाकारों ने वहां प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल लोकसभा में पास हो गए।
जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे की हलचल के बीच रात लोकसभा की कार्यवाही करीब 9:45 तक चली। अब ये बिल राज्यसभा में जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कर लिखा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। वहीं एक ट्वीट में पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए लिखा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में आधुनिक तकनीक से लैस कमांड व्हीकल को शामिल किया गया। बताया गया कि आतंकियों से मुठभेड़ होने की सूरत में यह गाड़ी पुलिस वालों के काफी काम आ सकती है, क्योंकि पूरी तरह बुलेट प्रूफ इस गाड़ी में 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें एक कैमरा तो 20 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस कैमरे से 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा इस कमांड व्हीकल में और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी मदद से किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सकता है। इस व्हीकल में नाइट विजन सिस्टम है, इस व्हीकल में रडार सिस्टम है। बताया गया कि अगर कभी जवानों के साथ ये गाड़ी कहीं फंस गई तो उसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जिनके सहारे 10 दिन तक सभी जवान बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। एक कमांडिंग जो अफसर है वो अंदर बैठेगा और अंदर से कमांड करेगा। ये ऊपर जो आप देख सकते हैं, जो कैमरा जो है ये टिल अप हो सकता है। पहली कमांड व्हीकल जम्मू जिले की पुलिस को मिली है और इसी तरह जम्मू कश्मीर के हर जिले की पुलिस को इस तरह की गाड़ी देने की योजना है। भारत के साथ तनातनी में उलझा चीन अब हर किसी की आंख का कांटा बनता जा रहा है। उसके पड़ोसी देश मंगोलिया में भी चीन की दादागिरी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। और जब चीन के विदेश मंत्री मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे तो राजधानी उलान बातर में लोग सरकार के पैलेस के बाहर जुट गए। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए अपनी सरकार से मंगोलियाई भाषा को बचाने की गुहार लगाते दिखे। कुछ लोग तो अपने पारंपरिक लिबास में विरोध दर्ज कराने पहुंचे। असल में चीन ने अपने शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में स्कूलों में राजनीति और इतिहास जैसे कुछ अहम विषय मंगोलियाई भाषा की बजाय चीनी भाषा में पढ़ाने का फरमान सुना दिया है। इसी के खिलाफ मंगोलिया में आवाज उठने लगी है, क्योंकि इनर मंगोलिया प्रांत के लोगों और मंगोलिया के लोगों की भाषा, रहन सहन का तरीका एक ही संस्कृति का हिस्सा है। हरियाणा के रेवाड़ी में एसटीएफ ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जो जयपुर में सेना की इंजीनियरिंग विंग में तैनात था। पुलिस का दावा है कि आरोपी व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता था। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। धारूहेड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह मिलिट्री पर्सनल था और यह मिलिट्री इंजीनियरिंग जो विंग है उसमें ये तैनात था। इस पर आरोप है कि इसने जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है हमारे कंट्री से संबंधित, तो उसको हमारे जो पड़ोसी कंट्री है उसके साथ इसने शेयर किया है। इस सूचना के बाद जो एसटीएफ हरियाणा थी उसकी टीम ने एक रेड की यस्टरडे इवनिंग और जिसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान लोगों ने रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में रंगभेद का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और चुनाव की वजह से यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। और यही वजह रही कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यक्रम में शामिल होने पेंसिल्वेनिया पहुंचे तो लोग सड़कों पर उतर आए। जिस इमारत में ट्रंप मौजूद थे उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग पोस्टरों और बैनरों के साथ जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। राष्ट्रपति पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए लोगों ने काफी हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने रंगभेद का शिकार हुए लोगों को इंसाफ देने की भी मांग की और ऐसा न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। कोलकाता में पितृपक्ष के आखिरी दिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाएंगी। कोरोना संकट के बावजूद अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अलग अलग घाटों पर जुट गए, जिससे इस महामारी का खतरा और बढ़ गया।
सामने आई एक तस्वीर में कई लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी के भी चेहरे पर न तो मास्क दिखा और न ही उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी ही बनाई। अपने पूर्वजों का तर्पण करने की होड़ में उन्होंने कोरोना से बचने के लिए बनाए गए सभी नियमों को ताक पर रख दिया। कोलकाता के बाबू घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कोलकाता के सभी घाटों से भीड़ की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हालांकि हर जगह पुलिस लोगों से दूरी बनाए रखने की बार बार अपील भी करती रही, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एलएसी पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने चीन को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति पर गंभीरता से काम करने की नसीहत दी है। विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर तनाव घटाने के लिए विवादित इलाकों से जल्द पूरी तरह सैनिकों को पीछे हटाए जाने पर सहमति बनने की जानकारी दी और चीन को सैनिक पीछे हटाने के मामले में ईमानदारी दिखाने को कहा। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीन को एलएसी पर यथास्थिति नहीं बदलने की नसीहत दी। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को चुना। यही नहीं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने इस दिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया और पकोड़े तलकर अपना विरोध जताया। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदर्शन में पकोड़े तलने के अलावा कई कार्यकर्ता पोस्टर लेकर खड़े दिखे, जिन पर डिग्रियों के नाम के साथ बेरोजगार लिखा नजर आया। इन लोगों में किसी ने डॉक्टर बनकर तो किसी ने वकील बनकर पकोड़े तले और 5-5 रुपए में बेचे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मना रहे इन लोगों ने युवाओं की दिक्कत बयां करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। देखिए कि तमाम जो एनएसयूआई के छात्र हैं वो यहाँ पर पकोड़े तलते हुए नजर आ रहे हैं और हर किसी ने अलग अलग तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई डॉक्टर के वेशभूषा में नजर आएगा। केवल एनएसयूआई नहीं, यूथ कांग्रेस ने भी इसी अंदाज में प्रदर्शन किया। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गले में पोस्टर लटकाकर पकोड़े तले और चाय बनाई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन बनता था बाल दिवस के रूप में और इनका जन्मदिन बन रहा है बेरोजगारी दिवस के रूप में। बेरोजगार युवा उनसे रोजगार की मांग कर रहा, आज दो, अभी दो, जल्दी दो। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बेरोजगारी दिवस का जिक्र करते हुए केंद्र पर निशाना साधा। मेक्सिको में स्वतंत्रता दिवस की परेड में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना की वजह से वहां हर साल होने वाले एक विशाल कार्यक्रम की जगह एक छोटी सी परेड की गई, जहां डॉक्टरों और नर्सों समेत 58 स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इन्हें कोरोना पीड़ितों के इलाज में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार दिया गया। राजधानी मेक्सिको सिटी में हुई इस परेड में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ वहां के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कोरोना की वजह से इस साल के कार्यक्रम में दर्शक तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन परंपरा के मुताबिक वहां घुड़सवारों की परेड हुई और हथियारों का प्रदर्शन हुआ और वायुसेना के कई विमानों ने आसमान में एक साथ उड़ान भरी। पीएम मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। हरसिमरत कौर ने कृषि से जुड़े बिल के विरोध में कल इस्तीफा दिया था, जिनके इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने उनके विभाग का काम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ही दे दिया। जिन सदस्यों ने समर्थन किया मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बटमालू इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान जवानों पर भारी पथराव और गोलाबारी भी हुई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। गोलीबारी और पत्थरबाजी के बीच हमारी टीम भी वहां डटी रही, जो कि खतरे से खाली नहीं था। चारों तरफ से पथराव हो रहा था। मुठभेड़ वाली जगह पर जब फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची तो कुछ लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से हर तरफ से अभी पत्थर आ रहे हैं और यहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ सिचुएशन को डील करने के लिए लगी हुई है और ये गाड़ी जो है ये बीच में आई है। अलग अलग गलियों से लोगों को जवानों पर पत्थर बरसाते हुए देखा गया। मुठभेड़ में रुकावट डालकर आतंकियों को भगाने की कोशिश भी की गई। पत्थरबाजी लगातार हो रही है और हर तरफ से धमाके हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टीयर स्मोक शेलिंग जो हुई बहुत ज्यादा जो है वो की जा रही है, क्योंकि दोनों साइड से जो है यहाँ के पुलिस और सीआरपीएफ पे हमला किया गया। सामने आए एक वीडियो में पत्थर बरसा रहा एक लड़का सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ा दिखा। ये मुठभेड़ देर रात करीब 2:30 बजे शुरू हुई, जिसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जिस मकान में आतंकी छिपे हुए थे उसे भी घेर लिया गया।
हालांकि आतंकियों की गोलीबारी में 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मुठभेड़ श्रीनगर में बटमालू के फिरदौसाबाद इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बल पर कई घंटे तक पत्थर और ईंटें भी बरसाई गईं। ईंटें बरसाई जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं लगातार, और सिचुएशन को काबू करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। और यहाँ से यहाँ जितने भी गली कोचे हैं आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। हमले के बावजूद जवानों ने वहां छिपे 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं, तीनों ही साउथ कश्मीर के हैं और तीनों से हथियार पकड़े गए हैं। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग की चपेट में आने से एक महिला की भी मौत हो गई, जिसका शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि महिला का आतंकियों से कोई संबंध नहीं था। यूपी के कानपुर में महिला ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी नशे में था और काफी देर से उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने बीच सड़क पर उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। सड़क पर आदमी को पिटता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और जब मारपीट की वजह पता चली तो वहां मौजूद लोगों ने भी उसकी धुनाई शुरू कर दी। कोई उस पर थप्पड़ बरसाता दिखा तो कोई उसके हाथ मरोड़ता नजर आया। यही नहीं, मारपीट कर रहे लोगों ने उससे महिला के पैर छूकर माफी भी मंगवाई। लेकिन लोगों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। इस बीच वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस बीच वो आदमी हाथ जोड़कर महिला से माफी मांगता रहा। इसी तरह वहां पहुंचा एक दूसरा आदमी भी उस पर अपना गुस्सा निकालता दिखा, जबकि वो आदमी हाथ जोड़कर बार बार अपनी गलती मानता रहा और उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। इस बीच वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। चीन के सिचुआन प्रांत से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पहाड़ खिसकने से लोग दहशत में आ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां से कुछ लोग अपनी गाड़ियों में गुजर रहे थे और तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते खिसककर नीचे गिराया। बड़े बड़े पत्थरों के साथ पहाड़ से गिरा मलबा कुछ ही सेकंड में बीच सड़क पर बिखर गया, जिसकी वजह से वहां का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। कुदरत के इस कहर को देख पास मौजूद लोग दहशत से भर गए। सड़क पर मलबा गिरने से उसके दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गईं। इस हादसे में आसपास के कई मकानों और दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी की कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि शोभिक और अनुज केशवानी के बीच व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स का सौदा हुआ। इस चैट में अनुज ने गांजे की एक फोटो पहले शोभिक को भेजी। इसके बाद ये भी बताया कि फोटो में एक छोटी कली ही है, लेकिन जो माल शोभिक को मिलेगा उसमें बड़ी कली भी होगी। शोभिक ने इस बातचीत में ये भी कहा कि माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार दिए गए माल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। चैट में अनुज ने शोभिक को माल की अच्छी क्वालिटी होने का भरोसा दिलाया और फिर इसी बातचीत में दोनों के बीच गांजे की डिलीवरी का समय भी तय हुआ। जीएसटी के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। संसद परिसर में बनी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इसमें इन सांसदों ने सरकार से राज्यों को बकाया जीएसटी देने की मांग की। झारखंड के चाईबासा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। इस तेज रफ्तार मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि टक्कर की वजह से मालगाड़ी के इंजन को भी काफी नुकसान पहुंचा। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। इसमें मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया। रकुल प्रीत ने रिया चक्रवर्ती केस में अपना नाम आने के बाद मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट के कानून पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने सरकारी नौकरियों में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के कानून का विरोध किया और फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर इसे अन्याय करार दिया और सरकार से लोगों की बात सुनने की अपील की। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार पर्यटकों के लिए रात में रहने की सुविधा शुरू होगी। कोरोना की वजह से परेशान कारोबारियों को राहत देने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने यह फैसला लिया। यही नहीं, वहां इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी किया जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा। गेस्ट हाउसेस में सफिशिएंट ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी और ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम तय कर दिए। अब आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए राज्य की निजी लैब 1600 रुपए लेंगी। साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट अब सिर्फ 900 रुपए में ही होगा। प्रदेश में कोरोना जांच के लिए 4 गुना दाम वसूले जाने की शिकायत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कुछ बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें नागालैंड की इन बच्चियों ने गाना गाकर पीएम को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद पीएम ने इनका शुक्रिया अदा किया। यूपी के कानपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में कुछ बदमाशों ने कारोबारी को उसके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश कारोबारी को मारने के लिए तमंचा लेकर उसकी तरफ दौड़ता दिखा, लेकिन कारोबारी तक पहुंचने से पहले वहां मौजूद एक आदमी ने उसे रास्ते में रोक लिया, जिससे खफा होकर बदमाश ने उस आदमी पर तमंचा तान दिया। इस बीच वो आदमी बार बार उसे आगे बढ़ने से रोकता और उसे समझाने की कोशिश करता रहा। यही नहीं, वहां मौजूद एक बुजुर्ग भी हाथ जोड़कर बदमाश को समझाने की कोशिश करते दिखे। पहले इसको मारने के लिए चले, इस पे लगा दिया, तुरंत फायर करी। जैसे ही हम बचाने चले, तुरंत ही सारे लोग रोके, हम लोगों के ऊपर भी हमलावर हो गए। काफी मशक्कत के बाद तमंचे वाला बदमाश शांत हो गया, लेकिन तभी उसका एक दूसरा साथी हाथ में तलवार लेकर वहां पहुंच गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद लोगों को डराना और धमकाना शुरू किया। डर के मारे कुछ लोगों ने वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। हालांकि थोड़ी देर तक तलवार लहराने के बाद वो बदमाश भी वहां से चला गया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और संविदा पर नौकरी के प्रस्ताव पर जारी हंगामे के बीच प्रयागराज में सड़कों पर उतरे लोग हिंसक हो गए। इस प्रस्ताव में क्लास 2 और क्लास 3 की नौकरियों में 5 साल तक कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का सुझाव दिया गया है, जिस पर कई संगठन भड़के हुए हैं। प्रयागराज में तो इसके खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारी इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने उस पर पथराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज की एक बस को भी निशाना बनाया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस की तरफ से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सड़कों पर उतरे लोगों ने बेरोजगारी और संविदा नौकरी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर भी हमला बोला। जो इन्होंने संविदा जैसा काला कानून यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना बना रहे हैं, उसके विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों के प्रस्ताव का विरोध बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी सरकार ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच पीओके में भी चीन और पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन को खुश करने के लिए इमरान सरकार जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसका ऐलान करने के लिए खुद इमरान खान वहां का दौरा कर सकते हैं। न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान करने के साथ ही नवंबर तक वहां पर चुनाव करवाए जाने का ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन ने पीओके के गिलगित इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान को यह बता चुका है कि इस इलाके पर उसका कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान के नागौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस के पसीने छूट गए। बताया गया कि ट्रक के कंटेनर में अवैध शराब के होने की खबर मिलने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस को उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर रुकने के बजाय ट्रक को भगाता चला गया। उसे रोकने के लिए कई तरकीबें भी लगाई गई। रास्ते पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े डाले गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। हालांकि पत्थर के टुकड़ों से बचने की कोशिश में ट्रक पलटने से बच गया। इसके बाद भी वो हॉर्न बजाता हुआ ट्रक को भगाता रहा। वहीं पुलिस की कई गाड़ियां उसका पीछा करती नजर आईं। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस को करीब 100 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा, तब जाकर वो पुलिस के हत्थे चढ़ सका। जम्मू कश्मीर में सेना की मुस्तैदी ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सेना ने पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के समय 52 किलो विस्फोटक बरामद किया। सेना ने विस्फोटकों के 416 पैकेटों के अलावा एक पानी की टंकी से 50 डेटोनेटर भी बरामद किए। जिस जगह से विस्फोटक बरामद किए गए उससे कुछ ही दूरी पर ही पिछले साल बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा के हालात की जानकारी ली। वो एलओसी के करीब तैनात जवानों से भी मिले। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जवानों के हौसले को सराहा। उन्होंने एलओसी पर सर्दियों के लिए सैनिकों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने जवानों और अधिकारियों से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा।
तो एलओसी के दौरे पर हैं सेना प्रमुख नरवणे और सैनिकों का हौसला बढ़ाया उन्होंने। 52 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी साजिश को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पिछले साल ही पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस बार इस साजिश को नाकाम किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में मूसलाधार बारिश ने एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वहां के अराहुआ राज्य में जीवन देने वाली एल लिमोन नदी ने ही विकराल रूप ले लिया। सड़क पर मिट्टी और कूड़े से भरे गंदे पानी का सैलाब आ गया। नदी के जोरदार बहाव को देखकर लगा कि आज कुछ नहीं बचेगा। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां बह गईं, लोहे के भारी भरकम गेट भी पानी के आगे टिक नहीं पाए। पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। सामने आई तस्वीरों में तो एक जगह लोग जान बचाने के लिए एक घर की बाउंड्री वॉल पर चढ़े नजर आए, मगर तब भी कुछ लोग जान बचाकर भागने के बजाय वीडियो बनाते दिखे। घंटों तक तांडव करने के बाद नदी का पानी तो सूख गया, लेकिन अपने पीछे कूड़ा, कीचड़ और मलबे का ढेर छोड़ गया। लाखों की गाड़ियां कीचड़ में सनी हुई दिखी। घर तो दलदल बने नजर आए। टॉयलेट में कमोड भी कीचड़ से घिरा दिखा। नौबत यह आ गई कि गलियां साफ करने के लिए लोगों को भी फावड़ा चलाना पड़ा। चीन ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। लद्दाख में जारी तनातनी के बीच चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी, जिसमें उसने कहा कि चीन की सेना भारतीय सेना के खिलाफ कभी भी काउंटर अटैक कर सकती है। हरियाणा के रेवाड़ी से सेना के कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपी सोशल मीडिया के जरिए सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एबी डिविलियर्स का मेकअप करते दिख रहे हैं। संसद में कृषि सुधार विधेयकों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल के इस्तीफे के बीच पीएम मोदी ने किसानों से भ्रमित नहीं होने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना से ठीक होने के बाद डॉक्टरों की सलाह से प्लाज्मा दान करने का ऐलान किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,432 मरीज सामने आए, जबकि पूरे राज्य में एक दिन में 38 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर कोरिया अगले महीने जिस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है उसकी जानकारी सामने आ गई। किम जोंग उन ने जनवरी में ही कह दिया था कि अब कोई भी समझौता उनके परमाणु कार्यक्रम के रास्ते में नहीं आएगा, और उसी वक्त उन्होंने एक बड़ा हथियार अपनी सेना के सुपुर्द जल्द करने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि किम जोंग उन की पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह हथियार दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। यह दिन 10 अक्टूबर होगा, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए यह हथियार एक पहेली बना हुआ है। दक्षिण कोरिया के सेना के एक बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की एक वेबसाइट को इस हथियार से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने बताया किम जोंग उन इस बार सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल का टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी मिसाइलों को SLBM कहा जाता है। ऐसी मिसाइल समुद्र की गहराई में रहने वाली सबमरीन से छोड़ी जा सकती हैं। पानी के नीचे से छोड़े जाने के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। खास बात यह कि जिस मिसाइल का टेस्ट किम करने वाले हैं वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगी। इस तरह की एक मिसाइल उत्तर कोरिया के पास पहले भी है, लेकिन नई मिसाइल पहले से ज्यादा आधुनिक होगी। इसकी रेंज पुरानी मिसाइल से कहीं ज्यादा होगी। हालांकि उत्तर कोरिया और खुद किम जोंग उन अभी इस तरह की खबरों पर खामोश हैं। लद्दाख में LAC के करीब सेना इस बार 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। एक और चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सैन्य साजो सामान की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है। दूसरी ओर सेना के T-90 टैंकों और भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों को सड़क के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना के साथ ही सरहद पर सड़क बनाने का जिम्मा संभालने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके पूरे इंतजाम किए हैं कि सर्दियों में बर्फबारी शुरू होने के बाद भी बर्फ से लदी सड़कों पर सेना के काफिले को आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली करीब 323 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे DSDBO के नाम से जाना जाता है, उस पर बने पुलों को T-90 टैंकों के वजन सहने के लिए मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलों को मजबूती मिलने पर T-90 टैंक चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसानी से LAC के करीब तक पहुंच पाएंगे। तो चीन के साथ ही यहां पर 2 मोर्चों पर भारत ने लड़ने की तैयारी कर ली है। लद्दाख में T-90 टैंक को LAC पर पहुंचाने की तैयारी।
चीन सीमा विवाद पर इस वक्त एक बड़ी खबर है। एलएसी पर पटखनी खाने से बौखलाए चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सेना भारतीय सेना के खिलाफ कभी भी बड़ा जवाबी हमला कर सकती है। यही नहीं, अखबार ने यह भी लिखा कि भविष्य में भारतीय सेना के नए उकसावे पर चीनी सेना चुप नहीं बैठेगी। और अब आपको याद दिला दें कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट उत्सव का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जल्द ही आ रहा है कि ड्रीम 11 आईपीएल। जी हां, हर बॉल और हर शॉट पर रोमांच जोरदार।